देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो स्क्रीन। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, माइक इशू होगा। मेरा आवाज तो आ रहा है ना। मेरा आवाज आ रहा है। लास्ट क्लास में एमएल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एमल कमीशन एब्जॉर्प्शन ये सब पढ़ा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, पीसी कैलकुलेशन सीख रहे थे, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पर हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 5 तक। अब एग्जाम्पल 6, एक्स लिमिटेड टू ओवर वाई लिमिटेड and agreed to issue 4 shares for every 5 shares held in binding. Share of Y limited is 10,000. Intrinsic value of X limited is rupees 35 and Y limited is rupees 30. Calculate PC. तो पीसी कैलकुलेट कैसे होता है, उसके लिए हम लोगों ने काफी सारा रूल्स लिखा था, जिसमें एक रूल्स अगर याद आए तो ये लिखा था हम लोगों ने कि अगर क्वेश्चन में हमें पीसी कैलकुलेट करने के लिए दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू और स्वैप रेशियो। ये देखो, व्हेन बोथ स्वैप रेशियो एंड इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन देन वी हैव टू कैलकुलेट कैश पर शेयर। तो हमें ये कैश पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या इसमें दोनों चीज दिया हुआ? बिल्कुल दिया हुआ। इंट्रिंसिक वैल्यू तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कि इतना है, इतना इतना है, दोनों कंपनी का। और स्वैप रेशियो भी गिवन है, कितने शेयर के बदले कितने शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को पीसी कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन में आप पेमेंट टू मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट। एक्स लिमिटेड टुक ओवर कर रहा है वाई लिमिटेड को, एग्री टू इशू 4 shares फॉर एवरी 5 shares हेल्ड इन वाई लिमिटेड। तो फिर शेयर होल्डर्स पेमेंट किया जाएगा, शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड को, ठीक है। कैसे पेमेंट किया जाएगा? शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का शेयर पे किया जाएगा। किसके बदले कितना? एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड एग्री टू इशू 4 shares फॉर एवरी 5 share बिल। अगर 5 है तो 4 नया शेयर, नए कंपनी का शेयर मिलेगा। तो 5 के बदले 4, तो 1 के बदले 4/5 जो कि स्वैप रेशियो होता है। तो एक शेयर के बदले इतना। तो एक वाई लिमिटेड जो कि ओल्ड कंपनी, उसका कितना सारा शेयर है? 10,000। तो टोटल 10,000 शेयर्स के ऊपर इन्हें कितने जो है शेयर्स इशू करने पड़ेंगे इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस किसका? नए वाले कंपनी का। नया कंपनी कौन है? वाई। तो इशू प्राइस भी उसके लिए भी देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है, इशू प्राइस क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इशू प्राइस जो है हमें बोला है कि इंट्रिंसिक वैल्यू यूज कर लो अगर कैलकुलेट किए हो। while calculated swap ratio, that is do not calculate issue price specifically for purpose of issue price, ठीक है। हमें इशू प्राइस के लिए सिर्फ हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। डू नॉट कैलकुलेट intrinsic value, do not calculate intrinsic value specifically for
पर्पस ऑफ इशू प्राइस, तो फिर या तो पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू ले सकते हैं जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो ले सकते हैं। अब अगर हम लोग सोचेंगे कि कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल किया हुआ है, तभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर किसका हो जाएगा, कौन इशू कर रहा है शेयर्स, नया कंपनी, दैट इज वाई लिमिटेड, यानी 35 करके। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट, 4/5 इंटू 10,000 मतलब 80 into 35, 2,80,000। अब अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों दे देगा तो हमें निकालना पड़ता है कैश पर शेयर, तो वो निकालेंगे। तो शेयर होल्डर और एक्स लिमिटेड को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। ठीक है, और ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इशू इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज स्वैप रेशियो दोनों है, तो उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसको पहले हम लोग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक शेयर होल्डर है जो कि एक्स लिमिटेड का है। ठीक है, ये मान लो कि एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर है ये, और ये है वाई लिमिटेड का, मतलब ये यही अभी फ्यूचर में वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर एक्स के पास कितने सारे शेयर्स होने चाहिए, एक्स के पास अगर 5 शेयर है, 1 2 3 4 5, तो उसे नए वाले कंपनी में 5 है कि 4, 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हाँ, अगर एक्स लिमिटेड में उसके पास 5 शेयर है तो फिर वाई लिमिटेड में उसे कितने सारे शेयर्स मिलेंगे, तो वाई लिमिटेड में उसे 4 शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ 5 है तो वाई लिमिटेड में उसे 4 शेयर मिल जाएगा। अच्छा, अब एक्स लिमिटेड के एक शेयर्स का वैल्यू कितना था, एक्स लिमिटेड का एक शेयर्स का वैल्यू था ये 5 शेयर एट द रेट ऑफ 35। ठीक है, और ये वाला एट द रेट ऑफ जो है 30, वाई लिमिटेड का एट द रेट ऑफ 30। तो ओ, एक्स लिमिटेड टू को वर्क कर रहा है, सॉरी, तो मैंने तो उल्टा कर दिया। एक्स लिमिटेड टू ओवर वाई लिमिटेड एग्री टू इशू 4 शेयर्स, 4 शेयर्स देगा, तो ठीक है नाम बदल देते हैं, वो चाहे। तो ये एक्स लिमिटेड और ये वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड में अगर किसी के पास 5 शेयर है तो उसे एक्स लिमिटेड में 4 शेयर मिलेगा। अच्छा, अब एक्स लिमिटेड का शेयर का वैल्यू उल्टा लिखा है, फिर इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये है 30 और ये है 35 करके इशू प्राइस। ठीक है, तो फिर एक्स लिमिटेड का 35 है एक एक शेयर्स का वैल्यू। अच्छा, अब देखो इसका 5 शेयर मिनिमम होना चाहिए, इसको वाई मतलब वाई लिमिटेड में अगर किसी के पास मिनिमम 5 शेयर होना चाहिए तब जाके यहाँ 4 मिलेगा। तो 5 शेयर का वैल्यू कितना है, 30 into 5, 150, और 35 करके एक एक शेयर अगर मिलेगा, 4 शेयर मिलेगा 5 के बदले। तो ये तो कंडीशन हो गया कि 5 होगा तो ही इधर 4 मिलेगा, इससे ज्यादा हो ठीक है, इससे कम होने से तो नहीं चलेगा। ठीक है, 35 into 4, तो ये हो गया मेरा 140। तो अगर 150 का शेयर्स जिसके पास है वैल्यू का, वो जब एक्स लिमिटेड में शिफ्ट होगा तो उसे 140 का शेयर मिलेगा। तो इसमें लॉस है कि गेन है, मतलब ये शेयर होल्डर अब जब एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर बन जाएगा, क्योंकि एक्स लिमिटेड वाई को टूक ओवर कर रही है, तो इसका 150 रुपए का जो शेयर का वैल्यू है वो 140 में चेंज हो जाएगा, बिकॉज इसका 5 शेयर जो कि मार्केट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से 150 रुपए का है, इधर इसे 4 शेयर्स मिलेगा 35 करके 140। तो इसमें गेन है कि लॉस। इसमें लॉस है, क्योंकि 150 रुपए का शेयर का वैल्यू अगर 140 हो जाएगा तो लॉस, तो फिर ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब अगर मुझे लॉस पर शेयर निकालना है तो कितना हो जाएगा, एक एक शेयर पे कितने रुपए का लॉस है, तो किस पे निकालेंगे। तो ये जो 10 रुपए का लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपना 5 शेयर सरेंडर करके इस कंपनी में एक्स लिमिटेड में 4 शेयर लेने के लिए एग्री हो गया है। तो लॉस जो है वो एक एक शेयर पे कितना करके, लॉस जो है एक एक शेयर पे कितना करके है, 10 रुपए का टोटल लॉस है, 5 शेयर सरेंडर करने पे लॉस हो रहा है, तो एक एक शेयर पे 2 रुपए का। अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूले में देखें तो वो कुछ ऐसे देखने में होता है, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखवाया हुआ है।
तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम लोग का कुछ ऐसा है। हम ये लॉस पर शेयर को तो नीचे लिख देते हैं। कैश पर शेयर। तो फॉर्मूला जो लिखवाया था वो कुछ ऐसा है। शेयर सरेंडर इनटू वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी। शेयर सरेंडर इनटू intrinsic value of old company minus share obtained into intrinsic value of new कंपनी डिवाइडेड बाय शेयर सरेंडर। तो अगर देखेंगे जो मैंने समझाया वो इसी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। तो शेयर सरेंडर 5 करना पड़ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ओल्ड कंपनी का 30, शेयर सरेंडर मिल रहा है 4, इंट्रिंसिक वैल्यू न्यू कंपनी का 35 और शेयर सरेंडर है 5। ठीक है, तो 30 × 5 150 माइनस 140/5 यानी हो गया हम लोग का 10/5 यानी ₹2। ठीक है, तो ये हो गया लॉस पर शेयर। तो लॉस पर शेयर अगर ₹2 करके है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही ₹2, यही मेरा कैश पर शेयर का वैल्यू, मतलब ये तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ₹2 कैश देना पड़ेगा हर एक शेयर्स के बदले। तो कितना सारा शेयर्स है 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000। तो टोटल पीसी हो जाएगा। अब हम लोग और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल से इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 पर शेयर 70,000 60,000 रिजर्व 40,000 30,000 क्रेडिटर्स 50,000 30,000। कल हो गया 50 40 90 90 और 70 1,60,000 ये हो गया 1,00,000। नॉन करेंट एसेट नॉन करेंट एसेट 60,000 70,000 1,00,000 करेंट एसेट। ए लिमिटेड ओवर बी लिमिटेड non-current asset of A and B are rupees 70,000 and rupees 60,000. A issued 3 equity shares for every 7 equity share of B Limited and also paid necessary cash
इफ इन, तो बोल रहा है ए लिमिटेड जो है उसने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया है। मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट ए एंड बी, अलग अलग मार्केट वैल्यू, मतलब इनका जो टेक ओवर में वैल्यू नॉन करेंट एसेट का लिया जाएगा वो ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। 60-70 नहीं लेके ये ए का 70, ये उल्टा, जस्ट ये बुक वैल्यू जो है और इसका मार्केट वैल्यू दोनों का जस्ट रिवर्स है। ए इशूड 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एंड ऑल्सो पे नेसेसरी कैश इक्वली। बोल रहा है कि अगर कुछ कैश का जरूरत होगा तो भी देगा। अच्छा, तो अगर हमें स्वैप रेशियो का बात हो, सबसे पहले स्वैप रेशियो आता है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो हमें हमेशा फॉलो करना है। जब भी हम लोग पीसी कैलकुलेट करेंगे हमें चेक करना चाहिए कि हमारे पास पी स्वैप रेशियो है कि नहीं। स्वैप रेशियो कैसे रहता है नॉर्मली, ये यहाँ पर जो बोल देता है कितने शेयर के बदले कितने, तो स्वैप रेशियो गिवन है कि ए लिमिटेड जो कि टुक ओवर कर रहा है वो 3 शेयर देगा अगर 7 शेयर है किसी के पास, तो 7 के बदले 3, 1 के बदले 3/7, तो 3/7 स्वैप रेशियो हो गया। लेकिन सिर्फ स्वैप रेशियो से तो काम नहीं बनेगा। स्वैप रेशियो कैलकुलेट हो जाने के बाद हमें इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो गया 1 शेयर के बदले 3/7। तो जो कंपनी अपने आप को बेच दे रहा है जो कि है बी लिमिटेड, उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वो तो हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा। तो उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 6,000, ठीक है। इनटू यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा, इससे निकल के आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ए लिमिटेड, इनटू हो जाएगा इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी। अब न्यू कंपनी का इशू प्राइस कैसे निकालते हैं, तो इशू प्राइस का पहला ऑप्शन है कि हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इशू प्राइस को अलग से कैलकुलेट करने के लिए नहीं निकाला जा सकता है, अगर हमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया था स्वैप रेशियो के जरूरत पे, तो ही हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें पेड अप या फेस वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ना तो क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू ना तो फेस वैल्यू, ना तो पहले हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया बिकॉज हमारे पास स्वैप रेशियो गिवन था, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्वैप रेशियो से इसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि इशू प्राइस तो किसी ना किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। इशू प्राइस निकालने का दो तरीका होता है, या तो मुझे पेड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा। बट इंट्रिंसिक वैल्यू अगर पहले कैलकुलेट हुआ तो ही यूज कर सकते हैं स्वैप रेशियो के लिए। बट हम लोगों ने पहले तो कैलकुलेट किया नहीं, क्योंकि स्वैप रेशियो ऐसे ही निकल रहा था। तो स्वैप रेशियो ऐसे निकले तो फायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा आगे का आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग और स्वैप रेशियो को यूज ना करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के उसके हिसाब से स्वैप रेशियो का यूज करेंगे और क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट है 70 और 60। करेंट एसेट 1,50,000 लेस हो जाता है आउटसाइडर लाइबिलिटी, जिसमें सिर्फ क्रेडिटर आएगा 50 और 30। 1 लाख माइनस 50,000 मतलब 50 प्लस 70, 1,20,000। बैलेंस फॉर इक्विटी शेयर, ये हो गया 50 माइनस 30, 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखेंगे, ठीक है। होल्डर, ये लैंग्वेज सही नहीं होगा, क्योंकि होल्डर एक के पास दो से ज्यादा शेयर रख सकता है, तो वैसे होल्डर तो काउंट कर नहीं सकते, नंबर ऑफ शेयर्स काउंट कर सकते। 7,000, 6,000। लाइक 20 माइनस 17.14, 80,000 डिवाइडेड बाय 6,000। 13.3। पेमेंट टू, पेमेंट इन
वर्किंग्स और एम, तो किसको पेमेंट करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, क्योंकि ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड को, इनको मिलेगा क्या? इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड। तो हम लोग स्वैप रेशियो निकालेंगे, तो हम लोग जो है किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर स्वैप रेशियो का यूज कर लिया 3/7 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है 60,000, सॉरी 6,000 इंटू 17.1 इशू प्राइस के लिए कैलकुलेट करना है, तो 3/7 इंटू 6,000, ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो अगर ये फ्रैक्शन में आया, लास्ट क्लास में दिखाया था मैंने, अगर ये फ्रैक्शन में आया तो जो पॉइंट पार्ट है उसके लिए हमें कैश देना पड़ेगा। तो 2571.42 है, तो 2571 इंटू 4.42 तक लेंगे, ठीक है, इंटू 17.14, और बाकी 0.42 के लिए 17.14 का कैश देना पड़ेगा। वो कैश जिसको हम लोग शेयर में दे नहीं सकते उसको कैश में दे रहे हैं। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 2571 इंटू 067 कर लेते हैं, 66.94 है। 3/7 इंटू 6,000 इंटू 17.1, 44,074। अच्छा सॉरी, इसको क्यों कर दिया, ये थोड़े ना डायरेक्टली निकलेगा, तब तो बात ही क्या था, ये हो गया, और ये 0.42 इंटू 17.1, 47, 17.14 इंटू 7.19, मतलब 7 रुपीज। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज बोला था, ये तो देखो शेयर और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कैश, और इसके अलावा बोला था इफ नेसेसरी कैश एनी अगर पे करना हो, तो अगर ऐसा बोलता है तो हमें क्या करना पड़ता है? देखो यहाँ पर हमें बोला है क्वेश्चन से कैलकुलेट कैश पर शेयर दैट इज नेसेसरी कैश इफ एनी, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है, तो हमें यहाँ पर दो चीज करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि वहां देखो स्वैप, एक तो हमें इशू प्राइस नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो कैसे होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू को इशू प्राइस के लिए कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मेन बात बोले ना, कि इसमें हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू भी कैलकुलेट किया, और अभी आगे जाके ये पॉइंट नंबर 3 यानी इसके हिसाब से, ये बड़ा वाला फॉर्मूले के हिसाब से कैश पर शेयर क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कभी भी बता देता है इफ नेसेसरी कैश इज रिक्वायर्ड, जितना है उतना लेके, मतलब इफ नेसेसरी कैश ऐसा कुछ बोल रखा है, तो हमें दो स्टेप में क्वेश्चन को करना पड़ेगा। एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जो कि अभी मैंने कर दिया, और कैश पर शेयर भी हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट 3 के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कैश। तो कैश कैसे निकलेगा? तो हम लोग को क्या देखना है, शेयर सरेंडर। तो कितना शेयर सरेंडर हो रहा है, कि 7 शेयर सरेंडर होगा तो 3 शेयर मिलेगा, 7 शेयर सरेंडर होगा तो 3 शेयर मिलेगा। तो 7 शेयर कितने रुपए का है? एक एक शेयर 17 पॉइंट, सॉरी बी लिमिटेड का तो 13.33। ओल्ड कंपनी का शेयर सरेंडर होगा तो न्यू कंपनी का 17.14 वाला 3 शेयर्स मिलेगा। तो ये गेन या प्रॉफिट या लॉस जो भी है आउट ऑफ 7 शेयर सरेंडर करने पे है, तो पर शेयर में निकल जाएगा 7.7 इंटू 13.33, 93.31, ठीक है, 93.31 मेमोरी प्लस, और माइनस 93.31, 41.89, नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो आगे पीछे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। तो कैश पर शेयर आ रहा है 5.98 करके, कैश पर शेयर आ रहा है 5.98 करके। तो कितना कैश मिलेगा? 5.98 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 6,000।
35। अच्छा, एक्चुअली मुझे ये 6,000 इंटू 5.98 ये लेके करना चाहिए, मतलब मिसमैच हो जाएगा। ये 35,880, अगर पूरा वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर का तो उसका आंसर अलग आएगा, जबकि मैंने यहाँ पर 2 डिजिट ही लिया हुआ तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो। 44,067 प्लस 7, 4,76,000। 44,067 प्लस 7 प्लस 35,880, 79,954। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज कैश पर शेयर क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पर बोला था नेसेसरी कैश शीट पे नहीं, अगर नेसेसरी कैश का बात क्वेश्चन कर देगा तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू स्टेप 1 में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, चाहे स्वैप रेशियो रहे ना रहे कुछ भी हो, और स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैश पर शेयर। अब नेक्स्ट हम लोग देखो, और पीसी का हम लोग और कुछ एग्जांपल्स और नहीं करेंगे। तो पीसी कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिया। यहाँ 3 पॉइंट हमें सीखना था। सबसे पहले तो ये सीखा जो एंड में लिखा था, अब बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी उनका कैसे करके हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं वो हमें लिखना है, ठीक है, वो सीखना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी परचेज मेथड, ठीक है। तो न्यू कंपनी का बुक्स कैसे बनेगा वो हम लोग लिखेंगे, और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं परचेज मेथड। अब ये जर्नल एंट्री परचेज मेथड पे होगा, तो क्या कोई और भी मेथड होता है? हाँ होता है। एक होता है परचेज मेथड और एक होता है मर्जर मेथड। तो वो हम लोग आइडेंटिफाई क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि हमें परचेज बोला है कि मर्जर बोला है। तो अभी जैसे जर्नल एंट्री लिख रहे हैं लिख लेते हैं, बाद में हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे या फिर जर्नल एंट्री में भी अगर पॉसिबल हुआ तो समझाएंगे। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये रहा, ये देखो, इतना नेचर ऑफ मर्जर। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ मर्जर, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो परचेज होने से क्या बोल रहा है, देयर नीड नॉट बी ट्रांसफर ऑल एसेट और लाइबिलिटी। जरूरी नहीं है कि सारा एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो। Equity shareholders need not become shareholders of transferee company. Purchase consideration need not be discharged only by issue of equity shares। मतलब ये डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये देखो, ये जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ बिजनेस आर पास्ड बाय परचेज मेथड, ठीक है। तो यहाँ जर्नल एंट्री का प्रोसेस क्या होता है, जो परचेज मेथड जो होगा ना उसको फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को फॉलो किया जाता है। अब ये दो मेथड होता क्या है उसके लिए ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है काफी सारा, कि इस तरीके से एसेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा, ये होगा। तो वही चीज हम अपना यहाँ जर्नल एंट्री से लिखवाने। तो सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। परचेस कंसिडरेशन के वैल्यू से इस एंट्री को करना पड़ेगा। तो जब जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है तो हम लोग न्यू कंपनी का बुक्स बना रहे थे। जैसे न्यू कंपनी का मतलब क्या है, जो बिजनेस खरीद रही है। तो हम लोग जब कुछ खरीदते हैं तो परचेज टू क्रेडिटर लिखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ परचेज नहीं लिख के बिजनेस परचेज, ठीक है। क्रेडिटर की जगह जिसको पे करेंगे उसका नाम लिखना पड़ेगा। पे किसको करना पड़ता है, ये पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो वो लिक्विडेटर को ही पे किया जाता है। तो यहाँ पर क्रेडिटर कौन हो गया, लिक्विडेटर। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। तो उसको कितना पे करेंगे, जितना उसका परचेज कंसिडरेशन हो रहा है।
सेकंड में लिखेंगे ऑन इफेक्टिव डेट। अब इसके बाद क्या होगा, एसेट टेक ओवर होगा, लाइबिलिटी टेक ओवर होगा, ठीक है, तो ऐसे एंट्री होगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेस। सन्ड्री एसेट टेक ओवर होगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज टेक ओवर होगा। अब एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं, जो कि हम लोग कितने से वो चीज परचेस करें। जैसे किसी कंपनी का एसेट था 100 और लाइबिलिटी था 20, ठीक है, तो हम लोगों को नेट 80 मिला, और मान लो हम लोगों ने ये बिजनेस परचेस किया 100 से, ठीक है, तो फिर हम लोग का ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कुछ दिन पहले ही हम लोग होल्डिंग कंपनी के उसमें ये सारी चीज पढ़े थे। कुछ तो बोलो, 80 का चीज मिला, 100 रुपए दिया, तो प्रॉफिट है कि लॉस है, तो बोलना चाहिए। प्रॉफिट है कि लॉस। लॉस बोल तो रहे हैं कि 100 का एसेट, 20 का लाइबिलिटी, तो नेट हम लोगों ने 80 रुपीज का एसेट लिया और पैसा दिया 100 रुपए, तो प्रॉफिट है क्या लॉस। ये तो कुछ दिन पहले कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट भर भर के किया। पूरा चैप्टर कुछ दिन पहले कंप्लीट। ऐसा करने से कैसे चलेगा। हाँ लॉस है, लॉस होने से क्या बोलते हैं उसे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। गुडविल। चलो ठीक है, तो यहाँ पर बन गया गुडविल। आ सकता है अगर ये सिचुएशन हुआ, अदरवाइज अगर प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम लोग का कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। तो दोनों कभी नहीं आएगा, वो तो मैंने एंट्री में लिखवाने के लिए लिखवा दिया है। आइदर बैलेंसिंग फिगर करके ये गुडविल आएगा, या फिर बैलेंसिंग फिगर करके कैपिटल रिजर्व आएगा। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 3, ऑन पेमेंट डेट। अब जब पे करना पड़ेगा, तो किसको पे करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी को पे करना पड़ेगा। उन्हीं को तो डील किया था। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या पे कर सकते हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारा पीसी कैलकुलेशन किया, तो इक्विटी शेयर पे कर सकते हैं, तो उसको लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैश या बैंक, जो चाहे लिख सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो भी पीसी कैलकुलेट किया उसमें तो वही सीखा। और डिवेंचर भी दे सकते हैं।
और सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर शेयर प्रीमियम में इश्यू हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाए। इफ एनी, अगर क्वेश्चन में हुआ तो, मतलब शेयर इशू अगर प्रीमियम में हुआ तो फिर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखे। ये हो गया। थर्ड नंबर, तो सबसे पहले बिजनेस जो खरीदा उसको ड्यू किया, ठीक है, कि इतने रुपए से हम लोगों ने बिजनेस को खरीदा तो हमें लिक्विडेटर को पे करना है। फिर परचेज जो किया हमें क्या क्या मिला, तो हमें ये सब चीज मिला। बदले में या तो हमारा गुडविल जनरेट हुआ या कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ, और ये बिजनेस परचेस खत्म हो गया, डेबिट था क्रेडिट। जब पेमेंट किया तो लिक्विडेटर खत्म हो गया, क्या पे कर सकते हैं, ये सारी चीजों में से जो भी क्वेश्चन हमें बोलेगा वो हम लोग पे कर सकते हैं। फिर फोर्थ में पढ़ेंगे कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम, जो कि हम लोगों ने होल्डिंग कंपनी में भी पढ़ा था। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम। अब कॉन्ट्रा आइटम का मतलब होता है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक्स और वाई, ठीक है, दो कंपनी, अब एक्स मान लो टेक ओवर कर रहा है वाई, एक्स टेक ओवर कर रहा है वाई, ठीक है। तो अब मान लो एक्स और वाई में कोई बहुत पहले ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है, बहुत पहले इन द सेंस टेक ओवर के पहले, अब टेक ओवर के जस्ट वन डे बिफोर भी हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। टेक ओवर के पहले अगर इन दोनों में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेड ट्रांजैक्शन, तो मान लो एक्स ने वाई से कुछ, वाई को कुछ बेचा था, तो क्या एंट्री किया होगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। और वाई ने इसका मतलब परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, सॉरी एक्स अकाउंट। तो अब वाई का जो बैलेंस शीट था उसमें एक्स एज ए क्रेडिटर दिख रहा था, क्रेडिटर के तौर पे एक्स दिख रहा था, और इसका एक्स का जो बैलेंस शीट था वहां पर डेटर के नाम से वाई दिख रहा था, ठीक है, सिमिलर है से। अब अगर एक्स वाई को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, तो एक्स का, वाई का सारा चीज एक्स का, ठीक है, तो वाई का क्रेडिटर भी एक्स को लेना पड़ेगा, जो कि एंट्री में दिख रहा था टू सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। तो वाई देख के एक्स देखेगा कि वाई का क्रेडिटर है, जो कि हम खुद है, तो अब तो देखो वाई का जो भी अच्छा बुरा वो एक्स का, तो एक्स को उसके सारे क्रेडिटर, तो मतलब लाइबिलिटीज लेने का मतलब क्या है, सारे लाइबिलिटीज वो चुकाएगा या फिर नेट कर देगा। नेट करने से भी तो वही हुआ ना, मैंने 100 का एसेट लिया, 80 का लाइबिलिटी लिया तो मुझे 20 मिला, तो हम पे कर रहे हैं दूसरे का लाइबिलिटी। तो अगर हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो मुझे क्रेडिटर को पे करना चाहिए, तो क्रेडिटर कौन, हम खुद हैं, एक्स देख रहा है, तो ये खुद ही खुद को थोड़ी पे करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये उतने का क्रेडिटर जितने का वो खुद है उतना कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये क्रेडिटर कैंसिल होने से एंट्री क्या होगा, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अपने बुक से ये वाई को एज ए डेटर हटा देगा तो डेटर डेबिट हो जाएगा, और उसके बुक्स का जो क्रेडिटर उसके नाम का था वो हट जाएगा, ये एंट्री। तो ये हो गया फोर्थ नंबर वाला। अब फिफ्थ नंबर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड बाय न्यू कंपनी।
बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर ओल्ड कंपनी का किसी तरीके का एक्सपेंसेस का पे नया कंपनी कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस रिम्बर्स बाय न्यू कंपनी, तो क्या एंट्री होगा? तो दूसरे का खर्चा हम लोग पे कर रहे हैं, तो पहला बात है कि हमारे पॉकेट से पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? डेबिट करना पड़ेगा गुडविल। क्यों? क्योंकि खुद का खर्चा तो है नहीं कि एक्सपेंस टू कैश कर दे। अब किसी और का खर्चा पे कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ बेनिफिट दिखेगा थोड़ी ना होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जैसे हमारा लॉस था, तो हम लोग लॉस में क्यों बिजनेस खरीद रहे हैं? हमें कुछ बेनिफिट दिखेगा तभी हम लोग खरीद रहे हैं। तो उस जितना भी लॉस हो रहा है उसको हम लोग गुडविल बोल के दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज, ठीक है। तो जो भी लॉस होगा ये सब हमें AS 14 एक्चुअली एमल कमीशन को जो रेगुलेट करता है वही सब बोला हुआ है। तो अगर ओल्ड कंपनी का कोई एक्सपेंस हम लोग पे कर रहे हैं तो फिर उसे हम लोग गुडविल बोल के दिखाएं। फिर 6 नंबर, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगा लाइबिलिटी कैंसिल, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पैसा दे के लाइबिलिटी पे, नहीं तो टू न्यू लाइबिलिटी अकाउंट इफ एनी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पैसा दे दिया, लाइबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है, ये तो पेमेंट करके लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुराने लाइबिलिटी को कैंसिल किया और बदले में न्यू लाइबिलिटी हम लोग का जनरेट हुआ। अच्छा, ये कब पॉसिबल है? जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने क्रेडिटर को कैंसिल किया और क्रेडिटर क्रेडिटर का मान लो 150 रुपए का क्रेडिटर था। तो क्रेडिटर बोला हम कैश ले लेंगे 100 और बाकी का BP एक्सेप्ट कर, ठीक है। तो ये 50 क्रेडिटर टू, ठीक है। तो पुराने लाइबिलिटी के जगह न्यू लाइबिलिटी हो गया, तो ये चीज हो सकता है। इसको बोलते हैं पुराने लाइबिलिटी की जगह न्यू लाइबिलिटी जनरेट होना। अब देखो क्वेश्चन जैसा देगा हम लोग वैसा कर लेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर, फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब होता है कि अगर लॉ ने कोई रिजर्व क्रिएट करना है ऐसा बोल दिया है, मतलब करना ही पड़ेगा, हमारा मन में नहीं है नहीं करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। मतलब ये कोई हमारा बिजनेस का जनरल रिजर्व नहीं है कि प्रॉफिट है तो क्रिएट किया, नहीं है तो नहीं किया, ऐसा नहीं, ठीक है। लॉ ने बोल दिया, जैसे डिवेंचर इशू करोगे तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएट करना जरूरी है, लॉ ने बोल दिया है। तो हाँ, अगर डिवेंचर इशू करना है तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। इस तरीके के रिजर्व को बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो लिखना पड़ेगा टू रिजर्व क्रिएट होगा तो फिर रिजर्व क्रेडिट होता है टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब ये एमल कमीशन एडजस्टमेंट ये क्या है? ये एक्चुअली एक फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो क्रेडिट हम लोग रिजर्व को करेंगे तो डेबिट किसे करेंगे? AS 14 ने बोल रखा है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें क्रिएट करना पड़ रहा है
जो कि पुराना कंपनी बनाता था तो हमें भी बनाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग इस तरीके से डील करेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व तो क्रेडिट होगा क्योंकि रिजर्व जो है वो क्रेडिट होता है, और एनुअल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व जो कि 50 CS एसेट है उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व का कुछ एग्जांपल दे, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व का एग्जांपल में जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व। नॉर्मली क्वेश्चन हमें बोल देता कि ये स्टैट्यूटरी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। डिवेंचर। रिडेम्पशन रिजर्व। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 8th नंबर। 8th नंबर में फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक। फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जैसे कि मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, दूसरा है वाई लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड ने मान लो कुछ सेल किया था वाई लिमिटेड को प्रीवियसली, और अभी वो टेक ओवर करेगा इस, ठीक है, ये सेल किया था प्रीवियसली। तो मान लो उसने 100 रुपए का चीज प्रॉफिट लगा के 20 रुपए का इसे बेचा था, ठीक है, तो इसके लिए परचेस कॉस्ट या फिर इसका कॉस्ट, परचेस कॉस्ट या सिर्फ कॉस्ट लिखते थे, इसको तो कॉस्ट पड़ा था 120 का, जो कि अभी अनसोल्ड है, बिका नहीं है, ठीक है। अब अगर टेक ओवर हो रहा है तो वाई का स्टॉक एक्स का, क्योंकि वो उसका एसेट भी टेक ओवर करेगा, तो अब उसको तो पता है कि ये एक्चुअली 100 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि अगर पता है तो हम लोग अपने स्टॉक को कॉस्ट और एनआरबी बीचे बड़ी लोअर पे लिखना चाहिए, तो कॉस्ट हमें पता है 100, एनआरबी जो है वो वाई जितने में भी बेचने का सोचा हो, ठीक है, 120 से तो ज्यादा ही होगा नॉर्मली प्रॉफिट लगा के अगर बेचेगा, तो कॉस्ट और इनआरबी बेचेबल इज लोअर पे होता है, तो फिर कॉस्ट तो 100 है, ठीक है। तो फिर मतलब एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड करेगा तो उसके लिए कॉस्ट 100 और 120 का जो है एनआरबी, तो कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर 100 होगा, ठीक है। तो वो कैसे करके एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा इस तरीके से कि स्टॉक के वैल्यू को कम कर देगा, तो टू स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, कितने से, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से 20 से। और यहाँ पर हमें डेबिट करना पड़ेगा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। ये कहाँ बोला हुआ है, AS14 में बोला हुआ है। स्टॉक के केस में गुडविल या कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेगा। अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से कौन सा लेना है वो हमें कैसे समझ में आएगा। देखो, गुडविल लेना है कि कैपिटल रिजर्व लेना है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एंट्री नंबर, एंट्री नंबर 2 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये यहाँ पर जब डील हुआ था, गुडविल जनरेट हुआ था कि कैपिटल रिजर्व, तो स्टॉक के वैल्यू को जब हम लोग कम करेंगे, यानी कि उसको उसकी कॉस्ट पे दिखाएंगे, तो फिर हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो एंट्री नंबर 2 में जनरेट हुआ उसी को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में डेबिट ही होगा, क्रेडिट वेडिट कुछ नहीं। फिर 9th नंबर, और एनी अदर इंफॉर्मेशन एंट्री एज रिक्वायर्ड। अगर और कुछ इंफॉर्मेशन मिला तो जिस तरीके से एंट्री करना पड़ेगा हम लोग उस तरीके से करेंगे, मोटा मोटी इस तरीके से हमें एंट्री करना पड़ेगा, मेन मेन जो है वो मैंने लिखवा दी। अच्छा, अब ये जो हो गया इन द नेचर ऑफ परचेस, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पर अगर देखें जो डिफरेंसेस था,
देखो, देयर नीड नॉट बी ट्रांसफर फॉर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज, जरूरी नहीं है कि सारे एसेट लाइबिलिटीज ही ट्रांसफर हुई। यहाँ जो हम लोगों ने सन्ड्री एसेट और लाइबिलिटीज लिखा, ये सब हो ऐसा जरूरी है, मतलब ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर नीड नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर, अच्छा, परचेज कंसिडरेशन नीड नॉट बी डिस्चार्ज होनली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब कैश भी चाहे तो दे सकते हैं। बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर अभी नहीं समझ सकते यहाँ जो लिखा है। पहले ये मर्जर लिखेंगे तो भी समझ में आए, तो मेरे यहाँ एंट्री से ही समझ में आ जाएगा मर्जर मेथड। रिजर्व सब ट्रांसफर नहीं होगा तो रिजर्व तो कहीं पर भी नहीं लिखा, अगर रिजर्व ट्रांसफर होता तो रिजर्व तो डेबिट होता, कहीं पर भी रिजर्व डेबिट नहीं, कहीं पर भी रिजर्व डेबिट नहीं हुआ, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा अगर ओल्ड कंपनी का था तो। और ये जो कैपिटल रिजर्व है, ये तो डीलिंग्स के हिसाब से अगर जनरेट हुआ तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, रिजर्व टेक ओवर होगा ये वाले मेथड में जो हम लिखने वाले हैं। मर्जर मेथड, मर्जर मेथड जो है, ये वाला, इसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एज पर केस 14, when all all the conditions are satisfied, all the below conditions are satisfied, then we consider it merger or pooling of interest method. Point one, shareholders holding at least 90% face value of equity share agree to become equity shareholder of new company। तो शेयर होल्डर जो है वो कम से कम 90% फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी, मतलब सीधा बात है कि अगर एग्जांपल के तौर पे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है तो वाई लिमिटेड के 90% शेयर होल्डर को इसमें हाँ बोलना पड़े, ठीक है। वही पॉइंट यहाँ पर दिखेगा, इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग 90% इक्विटी शेयर इन ट्रांसफेरर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफेरर मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जो बिक रहा है या बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, जो भी बोल, ट्रांसफरी मतलब जो टूक ओवर कर रहा है या फिर उसे परचेज कर रहा है, जो भी हम लोग बोले। बट इस केस में जो इन द नेचर ऑफ मर्ज मर्ज परचेज है, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर नीड नॉट बिकम शेयर होल्डर टू ट्रांसफरी कम, यहाँ 90% को होना पड़ेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिख लेंगे, सच शेयर होल्डर्स shall be given shall be given परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर ओनली। तो अगर मर्जर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर, पहला बात है कि 90% लोगों को हाँ करना पड़ेगा, 90% फेस वैल्यू
का हाँ होना चाहिए। अब देखो 90% लोगों को हाँ करना ऐसा जरूरी नहीं है। फेस वैल्यू का 90%, मतलब एक के पास अगर मान लो 5 शेयर, ठीक है, ऐसे एक के पास अगर मान लो 5 शेयर है, ठीक है, ये 2 शेयर होल्डर है, और एक के पास मान लो तो कितना करें, 15 शेयर है, ये दो ही शेयर होल्डर है कंपनी के, तो टोटल कंपनी का कितना शेयर हो गया, 20 शेयर। अब इसका 90% का मतलब हो जाएगा 18, ठीक है, 18 होना चाहिए 90% का मतलब। तो एक काम करते हैं, इसमें 5 15 कर दिया, इसको हम 3 कर देते और इसको हम 2 कर देते, तो 18, तो 18 फेस वैल्यू जो होगा, अब मान लो एक एक शेयर 10 रुपए है, मतलब 180 रुपीज का शेयर कैपिटल ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब उनको हाँ बोलना चाहिए, ठीक है, इस चीज का मतलब ये होता है। तब इसका मतलब कौन कौन से शेयर होल्डर को लेना पड़ेगा, तो देखो 18 का मतलब हम लोग ये 15 और 3 ये मान लेंगे, ठीक है। अब कौन सा शेयर होल्डर होगा उसका छोड़ो, उसका हमें भी नहीं पता। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 90% फेस वैल्यू का मतलब कितने सारे शेयर होल्डर, वो हम लोग नहीं बोल सकते। फेस वैल्यू का 90% शेयर कैपिटल जो वैल्यू आएगा वो हमारा हाँ होना चाहिए, ठीक है। उसके अगेंस्ट में कितने शेयर होल्डर है उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल शेयर कैपिटल का 90% वैल्यू जो है वो एग्री होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ इक्विटी शेयर ही पेमेंट में दिया जाएगा, कुछ और नहीं, ये रहा। Purchase consideration is discharged only by issue of equity shares of transferee company except cash only for fractional shares। हाँ, सिर्फ इक्विटी शेयर ही दिया जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट होके आएगा, बाई चांस अगर वो फ्रैक्शन में आ गया तो उसके लिए कैश देना अलाउड। ऐसा नहीं कि उसमें कैश नहीं दे सकते हैं, कि शेयर ही देना चाह रहे थे बट फ्रैक्शन में तो शेयर दे नहीं सकते, इसीलिए उसका ऑल्टरनेटिवली कैश दे रहा है, बट सिर्फ कैश देने का कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। थर्ड नंबर में लिखेंगे न्यू कंपनी सेल टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो सारे एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर कर लिया जाएगा, कुछ भी रखा नहीं जाएगा, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसीलिए इसमें रिजर्व भी टेक ओवर होता है। और फोर्थ में न्यू कंपनी सेल टेक ओवर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज, और यहाँ पर फिर से न्यू कंपनी सेल टेक ओवर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। कोई भी मार्केट वैल्यू पे नहीं, ठीक है, बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर हो, वो भी लिखा हुआ है। The asset and liabilities takeover are recorded at their existing carrying amount, मतलब book value, except where adjustment is required to ensure uniformity of the accounting policy। मतलब uniformity of the accounting policy जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट जो है होल्डिंग कंपनी के केस में देखा था कि एक जन एक मेथड मान लो वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा है फिर स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा फीफो फॉलो कर रहा है, दोनों को जब हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे तो होल्डिंग कंपनी का मेथड ही एडॉप्ट करना पड़ेगा सब्सिडियरी को, और सब्सिडियरी उस मेथड में ट्रांसफर होगा यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो यहाँ पर भी वैसे, तो बोल रहा है देखो ऐसे तो जो बुक वैल्यू उसी पे टेक ओवर हो जाएगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी के लिए जैसे कि मान लो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है वो लेना तो चाहते हैं, बट यूनिफॉर्मिटी के लिए दोनों का मेथड सेम करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा वो बात अलग है, बाकी वैसा हमारा न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं आता। न्यू कंपनी शैल कैरी सेम बिजनेस, ठीक है, और इसमें क्या होगा, नया कंपनी वही बिजनेस करेगी जो पुराना वाला कंपनी करती थी, सेम टू सेम बिजनेस करेगी। दिस ये रहा, द सेम बिजनेस ऑफ द ट्रांसफेरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। तो ये पूरा बता ही दिया मैंने, इन द नेचर ऑफ मर्जर जो लिखा, ये पांचों का पांचों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कोई क्वेश्चन में पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, क्लियरली लिखा हुआ ही रहता है, बस ध्यान से हमें पॉइंट देखना होता है। तो अगर ये पॉइंट है तो फिर मर्जर मेथड से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, और अगर इसमें से कोई एक भी ना हो जाता है तो फिर हमें परचेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, अब एंट्री लिखना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला एंट्री हो जाएगा, जैसे वहां था बिजनेस परचेज, तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस मर्जर। लिक्विडेटर, सेम तरीके से लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, परचेज कंसिडरेशन से एंट्री। एसेट टेक ओवर होगा। यहाँ सारा एसेट लेना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे बोलने से नहीं चलेगा, जो कि परचेज मेथड में होता है कि कभी कभी परचेजर कंपनी ने बोल दिया ये सारा एसेट लेंगे एक्सेप्ट ये वाला एसेट, या फिर ये सारा लाइबिलिटी लेंगे एक्सेप्ट ये वाला लाइबिलिटी, अगर ऐसा बोल देता है तो फिर वो मर्जर मेथड में नहीं जाएगा फिर। अब लाइबिलिटी और मेन बात है कि बुक वैल्यू पे जाए। अच्छा, अब यहाँ पर रिजर्व भी टेक ओवर होगा, क्योंकि सारे एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर होगा, तो हम अलग से रिजर्व को हाईलाइट करते हैं। ये भी अपने बुक वैल्यू पे जाएगा। और क्या इसमें भी हम लोग का गुडविल या जनरल रिजर्व कैलकुलेट मतलब निकल के आ सकता है? देखो हाँ, हर एक ट्रांजैक्शन में तो प्रॉफिट या लॉस होगा, बट यहाँ पर प्रॉफिट होने से कैपिटल रिजर्व और गुडविल लॉस होने से गुडविल ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों केस में जनरल रिजर्व लिखना पड़ेगा। कौन बता रहा है? इलियस टोपी। लॉस हुआ तो भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट हुआ तो भी जनरल रिजर्व, बस लॉस होने से डेबिट और प्रॉफिट होने से क्रेडिट। बुक वैल्यू को थोड़ा ऊपर लिखेंगे, बुक वैल्यू 13। अब पेमेंट। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिर्फ इक्विटी शेयर देंगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर वो प्रीमियम वाला हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ। ये हो गया थर्ड नंबर वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। फोर्थ नंबर में वही, अगर कोई कॉन्ट्रा हुआ तो ठीक है, तो ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, म्यूचुअल सेटल। फिर अगर एक्सपेंस पे कर रहे ओल्ड कंपनी का, तो फिर जैसे वहां गुडविल या कैपिटल रिजर्व जनरेट जो है डेबिट होगा, जो जनरेट होगा एंट्री नंबर 2 में ऐसा लिखा था, यहाँ पर भी वही से जनरल रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हमें तो लिखना पड़ता है जनरल रिजर्व, ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर कैश हो जाएगा। मतलब एंट्री सारा इसी सीक्वेंस में हम लिखवा रहे हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो एंट्री नंबर 1 यहाँ बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ, यहाँ परचेज की जगह मर्जर लिखा है। यहाँ पर एसेट लाइबिलिटीज और बिजनेस परचेज, वहाँ बिजनेस मर्जर लिखवा है, लाइबिलिटी के साथ साथ रिजर्व को भी अलग से लिखवा दिया, गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं होकर सिर्फ जनरल रिजर्व लिखना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फिर लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैश या डिवेंचर दे नहीं सकते हैं। फिर कॉन्ट्रा एंट्री में ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल यही लिखा, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में गुडविल टू कैश, गुडविल जो है ये हम लोग किसी मतलब यहाँ पर जैसे गुडविल लिख रहे हैं लॉस है बोल के, तो वहां तो देखो इस केस में लॉस हो या प्रॉफिट जनरल रिजर्व लिखना है, तो हम लोगों ने जनरल रिजर्व लिखा। फिर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज वो वाला लिखते हैं।
यहाँ पर 6th नंबर में। अच्छा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी यहाँ ऑकर नहीं होगा क्योंकि सारा लाइबिलिटी तो टेक ओवर हो जा रहा है, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसका कोई एंट्री नहीं है। स्टैट्यूटरी रिजर्व इसका कोई एंट्री नहीं होता, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एंट्री ऑलरेडी हो चुका है एंट्री नंबर 2 में, जहां पर हम लोग सारे रिजर्व टेक ओवर कर रहे हैं, ये बताया जा चुका है। तो ये रिजर्व में स्टैट्यूटरी रिजर्व भी आ जाता है, तो इसीलिए स्टैट्यूटरी रिजर्व का कोई अलग एंट्री करने का जरूरत नहीं। फिर 7th नंबर में स्टॉक का वैल्यू अगर कम करना पड़ा, मतलब अगर जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल रिजर्व, क्योंकि इनका गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो होता नहीं, तो जनरल रिजर्व जो है वही होता है। और 8th नंबर में लिखेंगे एनी अदर इंफॉर्मेशन। एनी अदर इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड, तो बाकी इंफॉर्मेशन जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग पूछते हैं। अच्छा, अब इन द बुक्स ऑफ, देखो ये हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ ओल्ड और न्यू, देखो बुक्स ऑफ न्यू कंपनी दो मेथड से हम लोगों ने कर लिया, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी कैसे होगा वो लिख लेते हैं, उसके बाद समय रहेगा तो क्वेश्चन करें। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड liabilities at book value to respective account। मतलब देखो, ओल्ड कंपनी क्या करेगी, तो ओल्ड कंपनी का काम क्या है, हम अपना बिजनेस बंद करें तो मेरा एसेट लाइबिलिटी जो है वो सारा मुझे अपने बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा, तो ये चीज पार्टनरशिप में जब लिक्विडेशन होता है तब भी करीब करीब यही चीज हमें पढ़ना पड़ता है। बस यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा, मतलब क्या क्या अकाउंट बनेगा, बाकी वहां जैसा होता है यहाँ भी वही होगा, तो सारे एसेट लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करेगी रेस्पेक्टिव अकाउंट में, मतलब जितना भी एसेट लाइबिलिटी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है वो सब हटाना पड़ेगा, तो एसेट जो डेबिट हो रखा है, जितना सारा सारे एसेट्स डेबिट ही हो रखे होंगे सबको हटाना है तो उसे क्रेडिट करना है, और लाइबिलिटीज जो सब क्रेडिट होकर एंटर कर रखा है उसको हटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करके ये होगा, तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉफिट्स रिजर्व फिक्टिशियस एसेट आर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तो रेस्पेक्टिव अकाउंट बोला था तो बोल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्या क्या जाएगा, तो बोल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बोल के एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली क्योंकि इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन करना है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बना लिया, और इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी मिलेगा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा, तो उनको उनका इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा। प्रॉफिट का भी उनका ही होता है, कैपिटल के साथ ही प्रॉफिट एड ऑन होता है, रिजर्व एड ऑन होता है, तो ये सब वैसे भी इक्विटी शेयर का ही पार्ट, हम लोग बाईबैक पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखा, तो इक्विटी शेयर का मतलब ये सब होता है। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैश इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, अगर कैश है, कैश कैश पहले लिखेंगे, इज ट्रांसफर ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, इफ नॉट टेकन ओवर, इफ नॉट टेकन ओवर,
मतलब अगर कैश टेक ओवर नहीं किया जाएगा तो ही कैश अकाउंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अभी इतना ही समझो, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैश टेक ओवर हो रहा है तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा। अगर कैश टेक ओवर हो नहीं हो रहा है ऐसा बोला है, मतलब हो रहा है ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, तो एज्यूम कि नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग का जो है कैश अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है। ऑल अदर आइटम्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, और बाकी जो भी आइटम बचेगा वो सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के और कैश को छोड़ के अगर कैश अकाउंट बनता है तो बाकी सब रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। ये हो गया स्टेप 1 में, ये फॉलो करना है। फिर स्टेप 2, रेज पीसी। फिर हमें पीसी रेज करना है। रेस करने का मतलब जिनको देना है उनको, जिनसे मिलेगा उनको ड्यू करना है, क्योंकि हम लोग ओल्ड कंपनी का बुक्स बना रहे हैं तो हमें अपने डेटर से मिलेगा। डेटर कौन है? न्यू कंपनी। तो डेटर अकाउंट डेबिट जैसे होता है तो वैसे न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा रियलाइजेशन, ठीक है। अब टू रियलाइजेशन की बात देखो, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं डेटर टू सेल, ठीक है। अगर कुछ हम लोग सेल करते हैं पैसा मिलेगा ऐसा सोचते हैं तो हम लोग बोलते हैं डेटर टू सेल। अब देखो यहाँ पर जो बिजनेस बिक रहा है, ठीक है, तो ये तो अपना बिजनेस बेच रहा है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, सारे एसेट लाइबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? सारे एसेट लाइबिलिटीज को ना अब बुक वैल्यू में एक अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट बोल के, वहां ट्रांसफर किया है। कुछ चीजों को छोड़ के जो कुछ रेस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा, तो रेस्पेक्टिव अकाउंट में रियलाइजेशन भी आ जा रहा है, क्योंकि ऑल अदर आइटम्स टू रियलाइजेशन तो बोल रहा है कि जब पीसी रेज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग डेटर टू सेल करते हैं तो सेल के जगह हम लोग को लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3, फिर हो जाएगा रियलाइज पीसी। तो पहले ड्यू कर दिया, अब पैसा मतलब पीसी परचेज कंसिडरेशन ले रहे हैं तो क्या मिल सकता है? कैश मिल सकता है। अगर कैश में पीसी आ रहा है तो इक्विटी शेयर मिल सकता है, इफ एनी। टू न्यू कंपनी। तो जैसे हम लोग डेटर से पैसा लेते हैं तो डेटर कैश टू डेटर करते थे, वैसे ही कैश टू न्यू कंपनी कर दिया, और कैश की जगह ये सब भी हमें मिल सकता है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन पीसी। पीसी ले तो लिया, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। जिसको जो देना है उसको वो देना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट। तो पीसी दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश दे रहे हैं, या फिर इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। स्टेप 5, रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, जैसे कि ये कंपनी बंद हो रही है तो अपना एसेट वैसेट अगर बिकवा रही है, ठीक है, तो ये पूरे काम को करने के लिए उसे
खर्चा तो करना पड़ेगा ना, जैसे किसी के थ्रू से कोई एसेट बिकवा दिया, या कोई कमीशन एजेंट को रख लिया जो कि ये सारे काम कर रहे हैं, या फिर जैसे कोई एसेट बिकवाए तो उस एसेट को लेके जाना, ठीक है, या फिर कोई इंस्टॉल्ड है तो उसे अनइंस्टॉल करना, ये सब का जितना भी खर्चा हो रहा है, कोई लॉयर हायर हुआ किसी वजह से कुछ भी, वो सारी चीजों को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट में भी तो कैश अगर हम लोग ये पे कर रहे हैं तो। और अगर ओल्ड न्यू कंपनी रिम्बर्स कर रही है, एंड इफ रिम्बर्स्ड, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट है क्योंकि पैसा आएगा, रिम्बर्स कर रही है, तो टू रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइज एसेट्स एंड पे ऑफ liabilities only those which are not taken over। हो रहा है कि जो एसेट टेक ओवर नहीं हुआ, वो सारे एसेट्स को बेच के पैसा ले लेंगे और लाइबिलिटी को पे कर देंगे। मतलब एसेट बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, जो एसेट लिया नहीं है और जो लाइबिलिटी पे ऑफ हुआ नहीं उसे पे कर देंगे। तो एसेट बेच के जब पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन क्यों लिखेंगे, नॉर्मली एसेट बेचने से तो एंट्री होता है एसेट, कैश टू एसेट होता है, यहाँ रियलाइजेशन इसलिए लिखना है क्योंकि हम लोग सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज को, क्योंकि देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट रिजर्व, कैश, ये सब को छोड़ के बाकी सब तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जैसे कि बिल्डिंग है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है, कोई लोन है तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो वो सारे आइटम जो कि डेबिट थे एसेट्स, और वो सारे आइटम जो कि क्रेडिट थे लाइबिलिटी, वो तो पहले ट्रांसफर हो चुके हैं रियलाइजेशन में, तो वो खाली हो गया है। मतलब ऐसे डेबिट के तौर पे बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड था, जब रियलाइजेशन में आया क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो अब अगर हम लोग कुछ बेच के पैसा मिल रहा है एसेट बेच के, तो फिर वहां एसेट तो लिख नहीं सकते हैं, लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी पे करेंगे तो सेम उसी तरीके से लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट कैंसिल हो चुका है, वो और बचा नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर इन पर लिखना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then assume asset is sold for need। ठीक है, बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर ये अज्यूम करो कि एसेट जो है वो जीरो वैल्यू पे बेचा गया है। और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन assume liability is paid at book price। ये हम लोग पार्टनरशिप में भी सेम ही करते थे, सेम ही एजम्पशन लेना पड़ता है। फिर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, जो भी हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए, इक्विटी शेयर होल्डर, कैश, ये सब क्या कैसे करके क्लोज होगा। तो डिफरेंस इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो या तो टू रियलाइजेशन या तो बाई रियलाइजेशन बोल के क्लोज कर दिया जाए। The difference in realization account is transferred to equity shareholder
रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी डिफरेंस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा, ठीक है। और कैश अकाउंट में इफ डेबिट बैलेंस तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, इफ क्रेडिट बैलेंस तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। फोर्थ नंबर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट विल टैली। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो है वो हमेशा टैली होना चाहिए। इसके बाद इलास्ट्रेशन 5 हम लोग कर सकते हैं, पूरा होगा कि नहीं पता, एटलीस्ट हम लोग पीसी निकाल के और क्वेश्चन क्या है किस तरीके से हमें करना है वो देख सकते हैं। Y Limited acquires the business of Z Limited whose balance sheet as follows. Z Limited का बैलेंस शीट दिया है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी। उसमें अदर करेंट लाइबिलिटी में है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट बाकी रखा है इन्होंने। प्रॉपर्टी प्लांट इंटेंजिबल एसेट इन्वेंटरीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल भी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जिसमें एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है 5,000, मतलब उन लोगों ने एक रिजर्व बनाया था वर्कर लोगों को चोट लगने से जो खर्चा होता है उसके लिए एक रिजर्व फंड बनाया था जिसमें 8,000 रुपए थे और जो लाइबिलिटी ऑकर होने वाला है वो 5,000 रुपए का है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 6% डिवेंचर दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इंटेंजिबल एसेट गुडविल और पेटेंट। वाई लिमिटेड वाज टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, तो सारे एसेट्स लिए हैं बट कैश नहीं लिया है। एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, तो बोलो ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगा कि मर्जर, ये पहला लाइन ही हमें बता देता है क्योंकि सॉरी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यानी कि मर्जर या फिर बिजनेस परचेस, कौन सा मेथड से होगा, मर्जर है कि परचेस है। क्योंकि मर्जर में 5 कंडीशन, सारे एसेट लाइबिलिटीज उसमें से एक है कि टेक ओवर होनी चाहिए। कुछ तो बोले, यहाँ लिखा हुआ है तो साफ साफ कि ये एसेट और ये लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हो रहा है। तो सारा चीज बता ही दिया और बताना क्या बच रहा है। यहाँ पर ये तो क्लियर तो बता रहा है कि ये एसेट और ये लाइबिलिटी नहीं लिया जा रहा है, तो जब ऑल एसेट लाइबिलिटी लिया जाएगा तो ही मर्जर होगा, वही तो लिखवाया। मैंने तो आंसर ही बता दिया फिर भी पूछ रहे थे। तो क्या करें, पता नहीं। सब बताने के बाद पूछ रहे हैं कुछ, मतलब सब बताने का मतलब है अभी भी मैंने क्लियरली सारा चीज बता दिया फिर भी नहीं बता रहे हो, क्या कर सकते हैं। ये ऑल है, यहाँ पर दे दिया है कि सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए जिसमें से एक कंडीशन है सारे एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर होना चाहिए। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि एसेट लाइबिलिटी में ये और ये टेक ओवर नहीं हुआ है, वही तो हम बता रहे हैं, तो फिर ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या मर्जर होगा या परचेस होगा, ये तो पूछ रहे हैं। सब तो बता दिया।
वहां लिख के बता दिया, यहाँ इस क्वेश्चन के ऊपर बता दिया, सिर्फ आंसर पूछ रहे हैं, जो कि वो भी हम दे दे रहे हैं कि आंसर क्या है, बस सुनना चाहते हैं कि ठीक बोल रहे हो, या फिर लिख के बताओ क्योंकि माइक का इशू है। तो इतना देर लग रहा है इस बात को क्यों? फिर इतने देर से क्या सीखा हम लोगों ने? अच्छा, यहाँ पर दिया है कि 2 लाख ₹2,07,000 डिवेंचर 100 ईच इन वाई लिमिटेड फॉर एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर। मतलब देखो, अगर पहला पॉइंट से पता चल गया ये परचेस है, तो फिर आगे और बाकी चीजों को ढूंढने का जरूरत नहीं है, फिर से ढूंढेंगे। ये पॉइंट बोल दिया तो ये मर्जर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मर्जर होने के लिए 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक भी ब्रेक हुआ तो नहीं होगा, पहले ही यहाँ पर एक जो है ब्रेक कंडीशन दे दी। 2 लाख रुपए का डिवेंचर 7% इंटरेस्ट वाला, जो कि वाई लिमिटेड का है। वाई लिमिटेड कौन है? वाई लिमिटेड है हम लोग का एक्वायर करने वाली कंपनी, ठीक है। फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज सो टू बी ट्रीटेड एज वर्थ 105। तो बोल रहा है 2 लाख रुपए का 7% डिवेंचर जो है वाई लिमिटेड में एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड को दिया जाएगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ। अच्छा, बोल रहा है इसीलिए वाई लिमिटेड के एक एक डिवेंचर जो 100 का है उसे 105 माना जाएगा। फिर बोल रहा है कि अच्छा, हम लोग तो देखो हमें करने क्या बोला है, बोला है कि हम्म, करने क्या बोला, एंट्री, फिर क्या बोला? कुछ बोला नहीं। द जर्नल एंट्रीज हैव बीन एक्सपेंड विद द फॉलोइंग इलास्ट्रेशन। अच्छा, ये इलास्ट्रेशन से हमें जर्नल एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, मतलब जो सेलर कंपनी है, मतलब इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में क्या जर्नल एंट्री होगा वो हमें करना पड़ेगा। मतलब कौन सा वाला? अभी अभी लिख के जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, ठीक है, हम लोगों ने तो बोला ये अकाउंट बनेगा, एक्चुअली इसका अकाउंट ही लेजर पोस्टिंग हमें मैक्सिमम पूछता है, जर्नल नहीं पूछता है। फिर भी अगर हमें जर्नल बोला है तो हम लोग जरूर जर्नल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें पीसी निकालना पड़ेगा। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन किसको दिया जाता है? अगर याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने लिख पाया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को जो दिया जाता है उसे बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ डिबेंचर को देने का बात हुआ है, तो ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। हाँ, हम लोग पे क्या कर रहे हैं वो जरूर कंसिडर करना है, बट ये इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी, ये पीसी का पार्ट नहीं होगा। For each preference share in Z Limited, 10 rupees 10 in cash and 9% preference share of 100 each in Y Limited। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करेंगे, वो बोला गया है, तो इसका मतलब ये पीसी का पार्ट होगा। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड 20 कैश, 1 इक्विटी शेयर फॉर वाई लिमिटेड दिस, ठीक है, ये भी पीसी का पार्ट हो जाएगा। ये दोनों हम लोग का परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा। दोनों ही केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कैश और प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को भी इक्विटी शेयर और कैश दिया जा रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेट लिमिटेड आर टू बी रिम्बर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,500। तो बोल रहे लिक्विडेशन का खर्चा परचेसिंग कंपनी 10,000 रुपए तक दी है, जबकि पूरा खर्चा 12,500 का। वाई लिमिटेड वैल्यूड लैंड बिल्डिंग 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000 एंड पेटेंट 20,000 ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन के पर्पस में लैंड बिल्डिंग का वैल्यू किया गया है 5,50,000, प्लांट मशीनरी 6,50,000 और पेटेंट 20,000। तो सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इलास्ट्रेशन 5, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग और अमाउंट। तो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड क्या दिया जाएगा? कैश और प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा, कितना कैश दिया जाएगा? बोला है 10 रुपए करके कैश दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 10, ठीक है। अच्छा, कितने को दिया जाएगा? बोल रहा है कि हर एक प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। तो जेड लिमिटेड का कितना सारा प्रेफरेंस शेयर है? 4 लाख डिवाइडेड बाई 100 करने से पता चलेगा 4,000 प्रेफरेंस शेयर। तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर को कैश दिया जाएगा, 10 रुपए करके, हो गया 40,000। अच्छा, अब जो है यहाँ पर
ये वाला और क्या दिया जाएगा, और बोल रहा है एंड 9% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच इन वाई लिमिटेड बोल रहा है, यानी एक प्रेफरेंस शेयर के बदले एक प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा 100 रुपए का। तो एक प्रेफरेंस शेयर के बदले एक प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा, वो भी 100 रुपए वाला इशू प्राइस। और कितने प्रेफरेंस शेयर है? 4,000। तो 4,000 इंटू 100, तो 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया जाएगा। फिर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड, कैश इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। कैश कितना दिया जाएगा? 20 कैश दिया जाएगा। कितने इक्विटी शेयर है? हर एक इक्विटी शेयर को तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 8,000, 8,000 इंटू 20 @20 इंटू 8,000, 1,60,000। और प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैसे दिया जाएगा? एक के बदले एक, यहाँ पर भी बोला था फॉर ईच इक्विटी शेयर 20 इन कैश एंड 1 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड में एक इक्विटी शेयर एक के बदले एक, इंटू 8,000। और एक एक शेयर जो इशू किया जा रहा है वो कितने का है? 140 का। मार्केट वैल्यू जो है 140। तो ये जो है इशू प्राइस मार्केट वैल्यू, तो ये हो गया हम लोग का 8 इंटू 140 यानी 1120। तो टोटल कितना हो गया? 4,40,000। तो 40,000 और 60,000, 1 लाख, 1 लाख 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मतलब 17,20,000। ठीक है, ये हम लोग का बन गया परचेस कंसिडरेशन। ये परचेस कंसिडरेशन बन गया। अब हम लोग को बोला है कि यहाँ देखो मेनली ये लेजर ही बनाने हमें देता है, बाकी हम लोग को बोला है कि जर्नल एंट्री के हिसाब से यहाँ पर जो भी हम लोग लेजर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री यहाँ पर समझने के लिए बोल रखा है, तो इसका कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करवाएंगे। ये देखो पीसी कैलकुलेट करके बता दिया, और कैसे करके क्लोज हो रहा है ये हम यहाँ से बता देंगे, बिकॉज जर्नल एंट्री पूछा नहीं जाता है उतना। ठीक है, हम डायरेक्ट लेजर करवाएंगे, मतलब लिखवा के जो करवाएंगे लेजर, और जर्नल एंट्री ये वाला जो यहाँ वर्किंग नोट में क्या हम ये करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये आने वाला है। और ये 1 से लेकर 10 जो जर्नल एंट्री है, अगर हो सके तो जर्नल एंट्री करवा देंगे, अदरवाइज यहाँ से भी दिखा सकते हैं, बाकी कर भी सकते, प्रॉब्लम क्या है, कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही करते हैं।